नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने YouTube चैनल करियर मंत्र 9.1 पर तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर रंजीत सिंह का टीजीटी प्रैक्टिस पेपर सीरीज जो हमारी पहले से चल रही है, जिसमें फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पढ़ चुका है और ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 है। तो जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस। सो गाइस, प्रैक्टिस पेपर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज रेनिशा मीन। रेनिशा मीन सो birth, rebirth, death या life. So answer will be right here, rebirth. Okay, option B is right. Okay, so next question है guys, question number 2. Renaissance was rebirth of classical learning of ancient. So Greek, Roman, Italian या all of these. सो आंसर विल बी राइट हियर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, रेनिशा का जो रिवर्थ हुआ था तो वो क्लासिकल लर्निंग कहाँ कहाँ थी, सभी जगह थी, ग्रीक, रोमन, इटालियन, ऑल ऑफ दीज। ओके, सो आंसर विल बी राइट हियर, डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री रेनिशा टुक बर्थ। रेनिशा ने बर्थ किस जगह लिया था सबसे पहले, मतलब कि बिगनिंग कहाँ से हुई थी रेनिशा की। सो ग्रीक, रोमन, इटली या इंडिया। सो आंसर विल बी राइट हियर, सी, इटली से। ठीक है, इटली में सबसे पहले इसकी बिगनिंग मानी जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फोर्थ नंबर, विच कंट्री बिकेम अ सेंटर ऑफ ग्रीक स्टडी एंड क्लासिकल कल्चर। ओके, सो इंडिया, इंग्लैंड, ग्रीक या जर्मनी। सो आंसर विल बी राइट हियर, फोर्थ का डी। ओके, इटली। सो इटली इज राइट in it. Okay, so next question guys, Renisha movement give a new conception of man. What was that conception? Rebirth, learning, socialism या humanism. So answer will be right here, डी, ह्यूमनिज्म। रेनेसा ने मतलब कौन सा कंसेप्शन दिया था, एक न्यू कंसेप्शन दिया था रेनेसा मूवमेंट ने हमें, वो कौन सा था, ह्यूमनिज्म का। ओके, सो आंसर विल बी राइट हियर, डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, Humanism is applied to the revival. Classical literature, classical art, classical tradition या classical society. So answer will be right here, A. A is right here. A, classical literature. Okay, so answer will be A right here. So next question है 7, which movement marks great change in general outlook? Reformation, Renaissance, Protestant या romantic. So answer will be right here, रेनिशा। ओके, आंसर विल बी राइट हियर, बी, क्योंकि बात हम जब रेनिशा की कर रहे हैं तो ये इसका भी आंसर रेनिशा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस। सो इटली, इंग्लैंड, अमेरिका या जर्मनी। सो आंसर विल बी राइट हियर, डी, जर्मनी। ओके, मतलब कंट्री, मतलब ये पूछा गया है कि किस कंट्री में इसका इन्वेंशन हुआ था, किसका, प्रिंटिंग प्रेस का। सो इन्वेंशन कहाँ पर हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का, जर्मनी में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, इन रेनिशा मूवमेंट विच थिंग गेव इट्स ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब ऐसी कौन सी चीज थी, मतलब कि वस्तु थी जिसने ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, किसमें, रेनिशा मूवमेंट में। सो इट वाज ए, प्रिंटिंग प्रेस, जिसकी अभी अभी हमने बात की थी, इसका भी इन्वेंशन रेनेसा के टाइम पे हुआ था। सो इट विल बी राइट, ए, प्रिंटिंग प्रेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हु फर्स्ट यूज्ड एंड डिफाइंड द टर्म रेनेसा। शेक्सपियर, मार्लो, बेकन या जूल्स मिचलेट। सो आंसर विल बी राइट हियर, डी, जूल्स मिचलेट। सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, क्या, कौन सा टर्म, रेनेसा टर्म। सो किसने किया था, जूल्स मिचलेट ने। ओके, आंसर विल बी राइट हियर, डी। So next question guys, 11, this term is an act of creating in someone's mind an idea that a person will associate with past experience. It is an act of telling stories that are set in the real world. It is tragedy, catharsis, mimesis या thought. So answer will be right here, C, mimesis. So क्या हो जाएगा इसका आंसर गाइस, mimesis. Okay, मतलब क्या पूछा है कि दिस टर्म, ये क्या है, एक टर्म है, इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग, क्रिएट करता है किसका, इन समवंस माइंड एंड आइडिया, माइंड में और आइडिया, दैट अ पर्सन विल एसोसिएटेड विद द
पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पिछला जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो उसके साथ रिलेटेड रहता है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज, ये क्या है, एक तरीका है किसका, स्टोरी सुनाने का। आर सेट इन द रियल वर्ल्ड, जो कि किस में होती हैं, एक रियल वर्ल्ड में सेट होती हैं, तो दैट इज मिमेसिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 12। Aristotle defines the following term as as a means of mimesis or imitation by means of language, rhythm and harmony. It is tragedy, poetry, epic या comedy. So answer will be right here, poetry, B. Okay, B right हो जाएगा हमारा। व्हाट इज पोइट्री, ठीक है। एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है, क्या किया, फॉलोइंग टर्म, एक टर्म है एज अ मीन्स मिमेसिस, जो मिमेसिस कहा जाता है उसमें क्या होता है, और इमिटेशन बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेजेस, रिदम एंड हार्मनी, सो इट इज पोइट्री। ओके, सो आंसर विल बी राइट हियर, बी। Next question guys 13. In what three ways does Aristotle differentiate various art forms from one another? Manner of imitation, artist and era, era, object and manner of imitation, according to the artist, era and artistic effort, by the medium, objects and manner of imitation. So answer will be right here, D. ठीक है, ये पूछा गया इन व्हाट थ्री वेज बताए गए हैं। डज एरिस्टोटल डिफ्रेंशिएट, जो एरिस्टोटल है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या, वेरियस आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। सो क्या है, बाय द मीडियम ऑब्जेक्ट एंड मैनर ऑफ इमिटेशन। ओके, आंसर विल बी राइट हियर, डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 14. व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, dead to the absent or to personified object or idea. So ये क्या है, एपिग्राम, पर्सोनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी या नन ऑफ दी अबव। ओके, सो क्या है, मतलब किसको एड्रेस करती है, डायरेक्ट एड्रेस करती है टू द डेड, ठीक है, डेड चीज, निर्जीव चीजें होती हैं, अमृत होती हैं, और एब्सेंट जो है ही नहीं, और टू पर्सोनिफाइड, और उन्हें पर्सोनिफाइड करती है ऑब्जेक्ट और आइडिया को। सो ये पीजीटी 2000 में भी आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इट विल बी राइट सी। ओके, एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी जो होती है उसमें क्या होती है, मतलब जो आइडिया होता है और डेड चीजें होती हैं उनको ये पर्सोनिफाई करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15. What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by words apparently? So it will be satire, irony, oxymoron या none of the above. So answer will be right here, irony. Okay, irony जो होती है उसमें क्या होता है कि जो मीनिंग कह रहे हैं, जैसे कि वह मूर्ख नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह मूर्ख है, ठीक है। तो इस तरीके की जो बात की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 16. what of figure of speech has been used in the following line? all the perfumes of arabia all the perfumes of arabia cannot sweeten this little hand. मतलब इसमें क्या है, कौन सा वो है, फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोली या एपस्ट्रॉफी। सो आपको साफ साफ दिख रहा है, क्लियर, आंसर विल बी राइट हियर, सी। क्यों, क्योंकि ऑल द परफ्यूम्स, अरेबिया किसके लिए मशहूर है, मतलब कि उसमें क्या बनते हैं, परफ्यूम्स बनते हैं, तो ये कह रहा है कि पूरे अरेबिया के परफ्यूम्स कैन नॉट, नहीं कर सकते, क्या, स्वीटन, महका नहीं सकते किसको, दिस लिटिल हैंड, मीन्स इन छोटे छोटे हाथों को। सो ये मैकबेथ जो है ट्रेजेडी है जो बाय विलियम शेक्सपियर, उसमें से ये लाइंस ली गई हैं, तो ये हाइपरबोली का यूज यहाँ पर किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ओनोमेटोपोई, ठीक है, ओनोमेटोपोई में क्या है, कैरी, बियर, फियर या बस। सो आंसर ये भी देखिए पीजीटी 2000 में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर विल बी राइट हियर, बस, ठीक है। जो ओनोमेटोपोई होती है उसमें क्या होता है, वो होती है मतलब एनिमल्स की साउंड होती है, जैसे बस, हिस, इस टाइप की जो साउंड रहती है उन्हें हम कहते हैं ओनोमेटोपोई। सो आंसर विल बी राइट हियर, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोएटिक्स एरिस्टोटल सेज दैट ट्रेजेडी इन्वॉल्व्स द डाउनफॉल ऑफ अ हीरो एंड दैट downfall are affected by some error on the part of the hero. The error is defined as the missing the mark. It is called, इसे हम क्या कहते हैं,
एनागनोसिस, कैथारसिस, पेरिपेशिया या हेमरेसिया। सो गाइस सभी जानते होंगे इसे हम कहते हैं हेमरेसिया। ऐसे भी आप रिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हीरो किसके में डाउनफॉल हो रहा है, हीरो के कैरेक्टर में, ठीक है। तो मतलब हीरो के कैरेक्टर में जो कोई कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेमरेशिया कहते हैं। सो ऐसे हीरो एंड ऐसे हेमरेशिया, ओके, इस तरीके से भी आप इसे लिंक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिकॉग्निशन ऑफ और रिकवरी, इट इज द मूवमेंट व्हेन द हीरो पासेस फ्रॉम ignorance to knowledge, it is a sudden recognition of some fact about ourselves। so इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। ये पूछा है कि एक रिकॉग्निशन होती है किस्म और या रिकवरी होती है। इट इज़ द मूवमेंट, ये क्या है, मूवमेंट है। बैन द हीरो, हीरो पासिस फ्रॉम इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की तरह पासिस होता है जो नॉलेज। तो इट इज़ सडन रिकॉग्निशन, इसे हम क्या कहते हैं, और सम फैक्ट अबाउट आवर सेल्फ, इट इज़ मतलब अपने बारे में ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो एनाग्नोसिस, कथारसिस, पेरिपेशिया या हेमरेसिया। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, एनाग्नोसिस, ओके। So next question guys 20, this famous term is explained as purgation or purification, it is a release to of built up emotional energy, it is anagnosis, catharsis, peripecia या hemeresia। so answer will be right here catharsis। इसे हम क्या कहते हैं, इस टर्म को प्यूरिगेशन और प्यूरिफिकेशन होता है, इसे क्या करते हैं, और रिलीज और बुल्ट अप इमोशनल एनर्जी, मतलब या तो रिलीज करता है, छोड़ता है, या फिर बिल्ड करता है किसको, इमोशनल एनर्जी को। सो इट इज कथारसिस, ओके। सो आंसर विल बी राइट हियर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, दिस टर्म इज डिफाइंड एज अ रिवर्सल ईदर फ्रॉम गुड और बैड टू गुड, it is turning point in the action when things begin to move toward a conclusion, this term is anagnosis, catharsis, peripecia या hemeresia। so answer will be right here peripecia, c, okay, c is right here। so next question guys 22, the literary art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitude of amusement and scorn is called, ये तो इसे क्या कहते हैं हम, एलिगरी, मेलोड्रामा, पैरोडी या सैटायर। सो आंसर विल बी राइट हियर सी, ओके, पैरोडी, इसे हम क्या कहते हैं, पैरोडी बोलते हैं। ये देखिए पीजीटी 2000 में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये से हम क्या कहते हैं, इस अम्यूजमेंट को, एंड स्कॉर्न इज कॉल्ड पैरोडी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेसर इंडिकेट्स इन ड्रामा, ठीक है, ये भी पीजीटी 2 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वन हु रेस कर्टेन्स, अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर, supernatural agency in drama which reveals some truth, a short play before the main play। so answer will be right here D, okay, D हो जाएगा। देखिए कर्टेन रेसर, ठीक है, कर्टन रेसर पूछा कि इंडिकेट्स मतलब किसे संकेत करता है, क्या है ये कर्टन रेसर। सो अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा एक ट्रेंड चल रहा है, जब भी क्या होता है, सारे एग्जाम कैसे हो गए हैं आज के टाइम पे, ऑनलाइन, कैसे एग्जाम्स हैं, सारे ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन एग्जाम्स में जब भी हम जाते हैं तो देखते हैं गाइस क्या होता है वहाँ पर, कि एक मतलब जो मेन एग्जाम स्टार्ट होता है ना, उससे पहले होता है एक मोक, क्या बोलते हैं उसको, मोक, ठीक है, मोक टेस्ट होता है, जिसमें आपके 5 to 10 क्वेश्चन रहते हैं, कितने, 5 to 10 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक शॉर्ट टेस्ट टाइप से हो गया जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो गई। तो वही यहाँ पर बताया गया, कर्टेन रेसर क्या है, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले, ओके, समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आप कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है 24, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवांट गार्ड, अवांट गार्ड क्या है, ठीक है, अनइंटेंशनल एटीट्यूड, रिडिकुलिंग एटीट्यूड, ट्रेजिक कंक्लूजन या न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, ठीक है, क्या है, व्हाट इज अवांट गार्ड, क्या है आपका, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, ओके। सो आंसर विल बी राइट हियर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज टर्म, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस पूछी गई है यहाँ पर। सो क्या है, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। सो ये पीजीटी 4 में आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होगा, ये आपको पता ही है। टेक्निक विच डेपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड थिंग्स, अ theatrical device, a particular kind of knowledge। so answer will be right here A,
Okay, A is right here. Technique which depicts the inner thoughts and feelings. Okay, so answer right हो जाएगा A. Next question है 26. Another name for vers libre is. वर्स लिब्रे का मतलब दूसरा नाम क्या है? पीजीटी 4 और 5 में कंटिन्यूसली पूछा गया है, मे बी इस बार भी आ जाए. तो फ्री ओपन वर्स, ब्लैंक वर्स, कर्टली वर्स, नन ऑफ दी अबव. सो आंसर विल बी राइट हियर ए. फ्री या ओपन वर्स भी कहते हैं किसको? हम वर्स लिब्रे को. ओके, सो आंसर विल बी राइट हियर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 27. 27 क्वेश्चन जो है वो है आपका 27 क्वेश्चन है. Aristotle explains that the medium specific to poetry is one that uses what. मतलब एरिस्टोटल एक्सप्लेन करते हैं दैट द मीडियम स्पेसिफिक टू पोएट्री इज वन दैट यूजेस व्हाट. लैंग्वेज अलोन, वर्ड्स एंड पिक्चर्स या राइम. सो आंसर विल बी राइट हियर ए, लैंग्वेज अलोन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. हाउ डज एरिस्टोटल डिफ्रेंशिएट पोइट्री फ्रॉम प्रोज. मतलब जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने कैसे डिफ्रेंशिएट किया है, मीन्स अलग बताया, डिफरेंट बताया किसको? पोइट्री को प्रोज से. ठीक है, सो देखिए, पोइट्री यूजेज रिदम इन द फॉर्म ऑफ मीटर. पोइट्री यूजेज लैंग्वेज अलोन. प्रोज यूजेज पिक्चर्स एंड म्यूजिक. दे आर सेम. सो आंसर विल बी राइट हियर ए. पोएट्री यूजेज रिदम इन द फॉर्म ऑफ मीटर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 29. द ऑब्जेक्ट पोएट्री पोर्ट्रेस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. सो वेरियस प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, अदर पोइट्स, ट्रेजिक इवेंट्स या मेन इन एक्शन. सो क्या आप कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट पोएट्री पोर्ट्रेट्स इज व्हाट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. सो आंसर विल बी राइट हियर डी, मेन इन एक्शन. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30. द स्टेटमेंट नेमली हैप्पीनेस इज व्हाट एन ओकेजनल. क्या कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इज व्हाट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन. ठीक है, कंटेन्स द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड. पीसीटी 2000 में आया है. सो सिमली, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स या मेटाफर. सो आंसर विल बी राइट हियर 30, मेटाफर. ओके, मतलब कि कह रहे हैं कि जो डिफरेंट चीज़ों में क्या करती है वहाँ पे वो किया जाता है, तुलना की जाती है, जिसे हम मेटाफर कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31. सॉरी गाइस, 31 है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड एपस्ट्रॉफी. सो मेन इज द मीजर ऑफ ऑल थिंग्स. पेट्रोटिज्म. What horrors are done in your name? My love is a red red rose. All that glitters is not gold. So आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे. आंसर विल बी राइट हियर बी. ओके, बी राइट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें पूछा एपस्ट्रॉफी, और एपस्ट्रॉफी में ऑलवेज हमें क्या देखने को मिलता है? सिंबल. किसका? ये. ठीक है, एपस्ट्रॉफी मार्क्स होता है जिसको हम कहते हैं, तो देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन. द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड. सो यहाँ पे कौन सी मतलब फिगर ऑफ स्पीच है ये पूछा गया? मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन या मेंटोनिम. सो 32 का आंसर राइट हो जाएगा आपका मेंटोनिम. ठीक है, मेंटोनिम हो जाएगी. पीजीटी 2000 में आया हुआ है क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज इन द मेन इज नो फूल. देखिए, डिटॉट्स, टोटोलॉजी, यूफेमिज्म या एपिग्राम. सो आंसर विल बी राइट हियर 33 का हो जाएगा आपका लिटॉट्स. ठीक है, लिटॉट्स. द मेन इज नो फूल. ठीक है, ये कह रहा है पीजीटी 2 में आया है ये. सो इसमें हो जाए लिटॉट्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. ठीक है, मतलब क्या कहा है कि मनुष्य का स्वभाव है क्या? गलती, और गलती करना, और भगवान का स्वभाव उसे माफ़ कर देना. सो इसमें सिमली होगी, मेटाफर होगी, एपस्ट्रॉफी होगी या एंटीथेसिस होगी. ये भी पीजीटी 2 में आया हुआ है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसमें आपकी हो जाएगी गाइस एंटीथेसिस. ठीक है, एंटीथेसिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35. द सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल इज स्नैकडॉकी, इमेजरी, मेटाफर या सिंबल. सो आंसर विल बी राइट हियर ए, स्नैकडॉकी.
इसमें मतलब एक होल, पूरे पूरे होल के लिए एक पार्ट जो खड़ा रहता है उसे हम कहते हैं स्नोक्टोपी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। द राइमिंग ऑफ वॉल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कंसोनेंट इज नोन एज। पीजीटी 4 में आया एलिट्रेशन, रिदम, मेलोडी, एसोनेंस। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, एसोनेंस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वॉल्स का रिपीटिशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विदाउट राइमिंग ऑफ कंसोनेंट्स। सो इसको हम क्या कहेंगे, एसोनेंस। ओके, ये भी पीजीटी 4 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 37। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। पीजीटी 4 में आया हुआ है अलोन अलोन अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी। सो पर्सोनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी, एलिट्रेशन या पुन। सो आंसर विल बी राइट हियर 37, एलिट्रेशन। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है, एसोनेंस। इसमें क्या है, बॉल साउंड होती हैं। ठीक है, और जो एलिट्रेशन है इसमें कौन सी साउंड होती है, कंसोनेंट, जैसे कि एल 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 एल, बायड बायड, आई आई का यूज हुआ है इसमें। तो इस तरीके की, मतलब जैसे एल एल का रिपीटेशन, आई आई का, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब ओवरऑल कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है, किसका, कॉन्सोनेंट्स का। तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पीसीटी 4 में आया हुआ है अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। सो पर्सोनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी, हाइपरबली या मेटाफर। सो आंसर विल बी राइट हियर 38, पर्सोनिफिकेशन, ए। ठीक है, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, मतलब डाइंग किंग, मृत राजा को कौन भूल जाती है, अथॉरिटी। अथॉरिटी जबकि कोई इंसान तो है नहीं, तो उसको पर्सोनिफाई किया गया, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी होगी, पर्सोनिफिकेशन होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर। किस मतलब ऑथर ने रिपोर्ट किया है कि शेक्सपियर क्या है, एक कंट्री स्कूल मास्टर है। सो निकोलस रोब 1674 से 1718, जॉन और ऑब्री 1626 से 1697, जॉन फ्लेचर 1579 से 1625, या नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, जॉन ऑब्री 1626 से 1697। ओके, आंसर विल बी राइट हियर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 40। शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फ्रॉम लंडन। शेक्सपियर हिज शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन, किस सन में, इन 1587 या 1588, 1589 या 1590। सो आंसर विल बी राइट हियर ए। ओके, ए 1587। ओके, मतलब शेक्सपियर ने अपना होम विलेज कब छोड़ दिया था और लंदन चले गए थे, 1587 में चले गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीचिंग लंदन इन 1587 शेक्सपियर ज्वाइन क्या, परवेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, जॉब इन अ स्कूल, ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, या नन ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, बर्बिस कंपनी ऑफ एक्टर्स। ओके, मतलब लंदन पहुंचने के बाद 1587 में उन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया था, बर्बिस कंपनी ऑफ एक्टर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। ऑन अगस्त 11 1596 वन ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11। ओके, सो हेमनेट, जूडिथ, सुसना, या नन ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, हेमनेट। हेमनेट नाम का उनका एक बेटा था जिसकी 11 अगस्त 1596 में क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, जबकि वो कितना था, सिर्फ 11 ईयर्स का था। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीनों ही उनके बच्चों के नाम हैं वैसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड डिड विलियम शेक्सपियर बिगिन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। सो इट विल बी राइट हियर बिटवीन, देखिए सभी में सेम सीजन दी गई हैं, 1585 एंड 1592, 1579 एंड 1583, 1579 एंड 1587, 1580 एंड 1589। सो आंसर विल बी राइट हियर ए। ठीक है, 1585 से 1592। ओके, ए इज राइट हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विच पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स करियर लाइफ इज रेफर्ड एज लॉस्ट ईयर्स बाई स्कॉलर्स। मतलब किस टाइम पीरियड को स्कॉलर्स जो हैं वो उनके लॉस्ट ईयर मानते हैं, किसके, विलियम शेक्सपियर के। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, बिटवीन 1585 एंड 92। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फर्स्ट टाइम, ठीक है, मतलब एज अ ऑथर कौन सा प्ले उन्होंने राइट किया था। सो लव स्लेवर लॉस्ट, टिटस एंड्रोनिकस, या मर्चेंट ऑफ वेनिस, या कैरियोलिनस। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, लव स्लेवर लॉस्ट। ओके, इसे ही उन्होंने अपने फर्स्ट नेम से स्टार्ट किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 46, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेस, किस सेंचुरी में। ओके, सेंचुरी पूछी गई, 15th एंड 16th, 14th एंड 15th, 16th एंड 17th, 17th एंड 18th। सो आंसर विल बी राइट हियर सी। ओके, सी, 16th एंड 17th सेंचुरीज में क्या किया था, शेक्सपियर ने अपने प्लेस राइट किए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थिएटर in London that Shakespeare was associated with, the World, the Britain, the Circle, the Globe। So answer will be right here D, the Globe Theatre। तो ग्लोब थिएटर था, इसमें विलियम शेक्सपियर के खुद के सीयर्स थे, ठीक है। सो उनके मोस्टली प्ले जो थे वो इसी में परफॉर्म किए जाते थे। नेक्स्ट है 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाई शेक्सपियर वेयर हिज मास्टर पीसेज वर फर्स्ट परफॉर्म्ड। ओके, सो वुडन, ओ, ग्लोब, रोज, कर्टेन। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, क्योंकि अभी अभी हमने बात की है इसमें किसके शेक्सपियर के शेयर थे। सो पीजीटी 5 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 49, शेक्सपियर परचेज्ड शेयर्स इन द ग्लोब थिएटर इन, सन पूछी गई है, इसमें थोड़ा तिरछा हो गया है। सो सन पूछी गई है, किस सन में इन्होंने इसमें शेयर खरीदे थे, 1597, 1598, 1599 या 16। सो आंसर विल बी राइट हियर सी, 1599 में, यानी कि 1599 में उन्होंने ग्लोब थिएटर के शेयर्स खरीदे थे, ठीक है। अब देखिए, what was the first name of the playing company Kingsman that William Shakespeare partly owned, ठीक है। सो द लंडन थिएटर, स्टेटफोर्ड थिएटर, द क्वीन ट्रोप, या लॉर्ड चैम्बरलेंस थिएटर। सो आंसर विल बी राइट हियर डी। ये किंग्स मैन जो कंपनी थी उसका नाम इसमें क्या भी था, लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन भी था, ठीक है, लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन। सो इसमें विलियम शेक्सपियर इसमें वर्क करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्ड टू ग्लोब थिएटर, what happened to the Globe Theatre in 1613? So it leaked, it fell down, it was opened, it burnt down। So answer will be right here D, it burnt down। ये क्या हो गया था, इसमें आग लग गई थी, कब, 1613 में। How is Sam Wanamaker 1919 so 1993 connected with Shakespeare? He is the great 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 grandchild of Shakespeare। ये तो नहीं हो सकता। It was his vision to rebuild the globe। In no way whatsoever he owned all the publishing rights। So answer will be right here B। Okay, इट वॉज हिज विजन टू रिबिल्ड द ग्लोब। जब ग्लोब बर्न हो गया था, आपको पता है 1913 में, सो इन्होंने इनकी हेल्प की थी इसको रिबिल्ड करने में। सो आंसर विल बी राइट हियर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू, लंदन, ब्राइटन, यूएसए, स्टेटफोर्ड ऑन अवॉन। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, स्टेटफोर्ड ऑन अवॉन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे 54, हु ओपाइंस थिएटर देयर नीदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। सो वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, शैली, या आर्नोल्ड। सो 54 का हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर राइट ए, इट विल बी वर्ड्सवर्थ। ओके, वर्ड्सवर्थ है, पीजीटी 2000 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 55, the complete title of the poem Tinton Abbey is lines composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tinton Abbey first time? So गाइस देखिए 1793, 1794, 1795 या नन ऑफ दी अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, 1793। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको कि जो टिंटन एबी इन्होंने पोएम लिखी थी अपनी, किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो कब लिखी थी ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 13 जुलाई 1798 में, है ना, यानी कि 1798 में लिखी थी। वट हुआ क्या था कि
अब यहाँ हमसे पूछा कि फर्स्ट विजिट कब थी उनकी, तो फर्स्ट विजिट ये है 1793 में, और सेकंड टाइम इन्होंने विजिट किया था अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ 13 जुलाई 1798 में। इसमें 5 ईयर का डिफरेंस था, कितना, 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स का गैप था। तो 5 ईयर्स मतलब या तो आप एक डेट याद कर लिए 1793 या 1798, या तो 5 प्लस करने या आपको 5 लेस करने हैं। सो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है 56, हु हैज़ कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनक। कौन बोलता है इनको मोरल यूनिक, मिल्टन, सैली, आर्नोल्ड या टी.एस. इलियट। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, सैली। ओके, सैली इज राइट हियर। मोरल यूनिक बोलते हैं किसको, वर्ड्सवर्थ को। कौन बोलते हैं, सैली बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 57, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री। सो आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, मिल्टन या गोथे। तो आंसर विल बी राइट हियर बी, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट क्या बोलते हैं कि वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करते हैं, किस लिए, नॉट फॉलोइंग हिज ओन थियोरी ऑफ पोइट्री, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 58, विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्ड इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स 1802 एडिशन, ठीक है। मतलब जो 1802 का एडिशन आया था जिसमें लिरिकल बैलाड में प्रीफेस जोड़ा था इन्होंने, तो उसमें क्या जोड़ा था, तो ये है आंसर बी हो जाएगा इसका, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट 1742। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, हु सेड मिल्टन। हु सेड मिल्टन, कौन कहता है मिल्टन से कि मिल्टन बाज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। मतलब कोई कहता है कि मिल्टन क्या है कि डेविल्स पार्टी में शामिल हो गए विदाउट नोइंग है, जबकि वो यह जानते नहीं है। तो कौन है, विलियम ब्लैक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या सैली। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, विलियम ब्लैक। ओके, अब देखिए बात किसकी हो रही, डेविल। डेविल कैसे होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो यानी कि डेविल की बात कौन करेगा, कोई ब्लैक ही करेगा, तो विलियम ब्लैक। ओके, so next question guys, question number 60, who praised Milton in his sonnet London 1802 in these words, thy soul was like a star and dwelt about, thou hadst a voice whose sound was like the sea। okay, तो मिल्टन को प्रेस किया है किसी ने अपने सोनेट लंदन 1802 में। सो हु इज दिस पर्सन, सो इट इज वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, एजरा पाउंड या टी.एस. इलियट। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, वर्ड्सवर्थ, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने प्रेस किया है किसको, मिल्टन को। ओके, मतलब इनकी एक सोनेट है क्या, लंदन 1802, इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज यूलोजाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स, Milton, thou shouldst be living at this hour. England hath need of thee. She is a fan of stagnant water. So it will be right. Answer will be right here 62. Same लंदन 1802 जिसकी हमने अभी बात की थी उसी में। और अगर इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती तो गाइस कौन सी थी, एपस्ट्रॉफी। ओके, क्योंकि इसमें एपस्ट्रॉफी सिंगल लगा हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसमें मतलब मिल्टन को बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो ये बहुत अच्छी इनकी सोनेट है। सो नेक्स्ट है, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन, क्रिसमस डे 1629, 1630, 1631 या 1632। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, क्रिसमस डे 1629। ओके, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। कभी कभी इतना नेम लिखा हुआ आता है इसका और पूछा जाता है कि व्हाट इज फॉर्म ऑफ दिस। सो क्या है ये, ओड है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 63, whom did मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर। मिल्टन अपना मास्टर किसको मानते हैं, सो मिल्टन अपना मास्टर मानते हैं एडमंड स्पेंसर को। ओके, आंसर विल बी राइट हियर ए। नेक्स्ट है, हु इज गिवन सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस। मतलब पनिशमेंट किसको दिया जाता है जस्टिस में, ये पूछा गया है। सो फाल्डर, एडवर्ड क्लीमेंट, बूडर या मनी। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, फाल्डर को इसमें वो मिलता है पनिशमेंट और उसकी डेथ भी हो जाती है लास्ट में। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्ले, तो बहुत ही अच्छा प्ले है, जबकि नाम जस्टिस है होता अनजस्टिस है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, इन विच प्ले ऑफ गर्ल्स फॉर दी टू बी हैव विलियम फाल्डर। अभी अभी हम बात ही कर रहे हैं किसकी, जस्टिस की। इसी में फाल्डर नाम का कैरेक्टर इसमें है जो कि इसका प्रोटोगनिस्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 66,
66. Goldsworthy's work that earned him name and fame was the Fawcett Saga, The Men of Property, Loyalties, या none of the above. So answer will be right here A, The Fawcett Saga. ये बहुत ही important है, इससे इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, नेम एंड फेम भी मिला. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 67. What was the original name Coleridge intended for Biographia Literaria? So biography of literary theory, autobiography literaria, literary theory, history, biography and literature. So answer will be right here B, autobiography literaria. ये उन्होंने इसका नेम सोचा था, ठीक है, रियल में. So next question है 68. In which chapter of biography literaria Coleridge discussed his theory of imagination? So 14th chapter, 15th chapter या first chapter या 13th chapter क्या डिस्कस किया है? theory of imagination. So it will be D. ओके, डी 13 चैप्टर में क्या किया इन्होंने? डिस्कस थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन को डिस्कस किया है किसने? गोल्सवर्दी ने. ठीक है, सॉरी, कॉलरिज ने किसमें? अपनी बायोग्राफी और लिटरेरिया में. मैंने बाय मिस्टेक गोल्सवर्दी बोल दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है 69. ओके, 69 क्वेश्चन है व्हाट टर्म हैज कॉलरिज यूज्ड फॉर द शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर ऑफ माइंड? फैंसी, एसेम्प्लास्टिक, एसेंशियलिज्म या इमेजिनेशन. सो आंसर विल बी राइट हियर 69 का हो जाएगा एसेम्प्लास्टिक. ओके, एसेम्प्लास्टिक बी. ओके, so next question is 70. Who says that the last chapter of the book Biography Literaria placed Coleridge in the first flight of the critics? So William J. Long, Wordsworth, Albert या Southey. So answer will be right here C, Albert. ठीक है, अल्बर्ट कहते हैं कि who last chapter of this book Biography Literaria placed Coleridge in the first flight of critics. मतलब इसको क्रिटिक की फर्स्ट फ्लाइट में बिठा दिया किसने? इसके फर्स्ट चैप्टर ने. ठीक है, बायोग्राफी लिटरेरिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71. कॉलरिज डिस्क्राइब्ड ऑर्डिनरी लैंग्वेज एज लिंगुआ कॉमन्स, लिंगुआ फ्रांस, लिंगुआ टेक्स्ट या प्लेन लैंग्वेज. सो 71 का हो जाएगा गाइस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इज राइट. ओके, लिंगुआ कॉमन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 72. Coleridge comments on Wordsworth's view on poetry in Biography Literaria included in chapter 13, in chapter 17 to 20, in chapter 13 to 20, in chapter 20 to 24. So it will be right here B, in chapter 17 to 20. Okay, so next question guys 73. In his book Biography Literaria, Coleridge talks about the function of a critic. According to him, the function of critic is to evaluate, appreciate, interpret या B and C. So answer will be right here B and C, appreciate and interpret. Okay, क्या करते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया में? वो क्या करते हैं कि कॉलरिज टॉक्स अबाउट, बात करते हैं किसके बारे में? द फंक्शन ऑफ क्रिटिक, फंक्शन का जो क्रिटिक का जो फंक्शन है. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द फंक्शन ऑफ अ क्रिटिक इज टू. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. ठीक है, देखिए एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि बाहरमुखी और अंतर्मुखी, और एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, और इंटरनल मीन्स आंतरिक. ओके, so it will be right here A. so next question है 75. denotation means, denotation का मीन क्या होता है? the literal or primary meaning of a word, non accepted meaning of the word, ironical meaning, secondary meaning. so right answer will be here A, the literal or primary meaning of the word. क्या होता है? denotation. so next question guys 76. a feeling or idea that is suggested by a particular word, although it need not be a part of the word's meaning, or something suggested by an object or situation. so connotation, denotation, explanation या interpretation. so it will be right here
A connotation. Okay. So next question guys, 77. A sudden and surprising action or turn of events especially in a play. मतलब एक सडन मीन्स अचानक या सरप्राइजिंग आश्चर्य करने वाला एक्शन होता है और टर्न होता है ऑफ अ इवेंट्स या स्पेशली इन अ प्ले. सो इसे क्या कहते हैं? मेलोडी, कूप डी थिएटर या अब इंटियो या मेलोड्रामा. सो आंसर विल बी राइट हियर बी, कूप डी थिएटर. ओके, इसे हम क्या कहते हैं? मतलब जैसे कोई सडन अचानक आता है या सरप्राइजिंग कर देता है, आश्चर्य कर देता है, या और टर्न ऑफ इवेंट्स या स्पेशली इन ड्रामा, तो दैट विल बी कूप डी थिएटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78. अ डैश इज अ लिटरेरी डिवाइस फीचरिंग टू कंसेक्यूटिव lines of poetry that typically rhyme and have the same meter. Triplet, stanza, couplet या quadrille. So it will be answer here right C, couplet. couplet होता है जो यहाँ पे C आ जाएगा आपका couplet. ओके, couplet. सो कपलेट जो होता है वो 2 लाइन्स का होता है. ठीक है, सो इसे हम कपलेट बोलते हैं. सो वही पूछा गया है यहाँ पे. तो 2 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे हम क्या कहते हैं? So guys, next question is 79. Abraham Cowley is known for inventing the metrical form of Abraham ode, Cowleyan ode, Horatian ode, या none of the above. So answer will be right here B, Cowleyan ode. अब्राहम काउले ने कौन सी ओड का इन्वेंशन किया था? सो काउलियन ओड. बी इज राइट हियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 80. So next question है 80. A report of something such as a political situation or system or a person's work or ideas that examines it and provides a judgment, especially a negative one. Such a report article is called critic, criticism, interpretation, या denouement. So answer will be right here 80, critic. A is right here. Okay, critic. इसे हम क्या कहते हैं? एक रिपोर्ट होती है समथिंग सच एज अ पॉलिटिकल सिचुएशन और सिस्टम और अ पर्सनस वर्क, मतलब किसी के बारे में, आइडिया में, दैट एग्जामिन्स, उसे एग्जामिन करती है, प्रोवाइड्स करती है और जजमेंट देती है, स्पेशली और अ नेगेटिव वन, और जो होती है वो नेगेटिव ही जजमेंट आता है रिपोर्ट या आर्टिकल के ऊपर. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिक कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 81. द चॉइस एंड यूज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड phrases in speech or writing is called article, language, diction या article. So article, language, diction या article 2 times repeat हो गया है. So it will be answer here diction, C. Okay, C is right here, diction. इसे हम क्या कहते हैं? डिक्शन कहते हैं. ओके, चॉइस ऑफ एंड यूज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. ठीक है, फ्रेजेस या स्पीच का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 82. अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग. डायट्राइब, क्रिटिक या कमेंट्री या ह्यूमिलिएशन. सो इट विल बी राइट हियर डायट्राइब. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डायट्राइब कहते हैं. क्या होता है? एक फोर्सफुल या बिटर वर्बल अटैक होता है, मतलब किसी के बारे में अपशब्द बोलना या बुरा बोलना. जैसे किसी ने कुछ लिखा और हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? उसको बुरा भला बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लिखता, इस तरीके से बोल रहे हैं, तो वो हो जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83. अ बॉल साउंड इन विच द टंग चेंजेस पोजिशन टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ 2 balls. सो लॉन्ग बॉल, डिप्थोंग, मोनोथोंग या कोलोक्विलिज्म. सो आंसर विल बी राइट हियर डिप्थोंग. इसे हम क्या कहते हैं? मतलब जिसमें क्या होती है? बॉल साउंड होती है, उसमें क्या करते हैं? टंग चेंजेस होती है, किसमें? पोजीशन और प्रोड्यूस द साउंड ऑफ 2 balls. सो इसे हम कहते हैं डिप्थोंग. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84. द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 was written under the title The Leech Gatherer, Michael, The 2 April Mornings and The Ruined. So it will be answer here A, The Leech Gatherer. Okay, क्या हो जाएगा इसका? The Leech Gatherer. इसका अनदर टाइटल है किसका? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85. इन विच पोएम बर्न्स
एंड चैटरटन आर मेंशन्ड। वर्न्स एंड चैटरटन किसमें? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, नथिंग ओड टू ड्यूटी, द ruined cottage। सो आंसर विल बी राइट हियर 85 ए। ओके, ए राइट हो जाएगा, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस क्या है? वर्न्स एंड चैटरटन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर इज टेकन फ्रॉम। अभी अभी हमने बात भी की थी पीछे, सो टू मिल्टन, लंदन 1802। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन बायोग्राफिया लिटरेरिया? सो इट विल बी ए, 24 चैप्टर्स हैं बायोग्राफिया एंड लिटरेरिया में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 88, बायोग्राफिया लिटरेरिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पार्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टू 13 एंड पार्ट सेकंड चैप्टर 14 टू 24 from chapter 1 to 13 college talks about principle of creation, principle of aesthetics, literary theory, या वर्ड्सवर्थ एंड हिज पोएम्स। सो इट विल बी राइट हियर प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन, ए इज राइट हियर। ओके, मतलब किसके बारे में टॉक करते हैं? 1 to 13 चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन के। ओके, सो नेक्स्ट है 89, चैप्टर 14 to 24 ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया इज अबाउट वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड शेक्सपियर, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन। ये तो हमारा अभी ऊपर हो गया था। ठीक है, 1 to 13 है, प्रिंसिपल ऑफ एस्थेटिक्स, थियोरी ऑफ पोएट्री। सो इट विल बी राइट हियर ए, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड शेक्सपियर। ठीक है, किसके बारे में? 14 to 24 बायोग्राफिया लिटरेरिया के किसके बारे में बात करते हैं? वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड शेक्सपियर। ओके, सो 90 क्वेश्चन है, हाउ मैनी चैप्टर्स ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया हैव बीन डिवोटेड टू मेरे फिलोसोफाइजिंग? ओके, 14, 10, 16 या 5? सो इट विल बी राइट हियर 16। ओके, सी इज राइट हियर, 16 चैप्टर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, विच फ्रेंड ऑफ कॉलेज ऑफर्ड हिम मनी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया? सो वर्ड्सवर्थ, लैम, जेके गुच या नन ऑफ द अबव? सो आंसर विल बी राइट हियर सी, जेके गुच। इन्होंने इनको मनी ऑफर किए थे, किसके लिए? बायोग्राफिया लिटरेरिया के पब्लिकेशन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज द टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाई जॉन फ्लेचर एंड बेन जॉनसन, शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन या मार्लो? सो इट विल बी आंसर हियर ए, बेन जॉनसन। ठीक है, जॉन फ्लेचर एंड बेन जॉनसन। So next question guys, 93, who explain his character formula in the introduction of his work thus: someone peculiar quality doth so possess a man that it doth draw all his affects, his spirits and his powers in their conflictions, all to run one way. Ben Jonson in Every Man Out of His Humor, Ben Jonson in A Tale of a Tube, Ben Jonson in Cynthia and Rivals, Ben Jonson in The Poetester. So it will be here A, Ben Jonson in Every Man Out of His Humor. Okay, so next question guys, 94, comedy of intrigue originated in the country। कॉमेडी ऑफ इंट्रिग किस में, कहाँ ओरिजिनेट हुई है? सो स्पेन, यूके, अमेरिका या इंडिया? सो आंसर विल बी राइट हियर ए, स्पेन। ठीक है, कहाँ ओरिजिनेट हुई है? स्पेन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड इन फ्रांस बाई मोलियर, जॉनसन, फ्लेचर या शेक्सपियर? सो आंसर विल बी राइट हियर मोलियर, ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 96, the comedy of manners flourished in England during Elizabethan age, romantic age, restoration age या modern age? So answer will be right here, restoration age। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स किसमें फ्लोरिस्ट हुई थी? इन इंग्लैंड में। कब हुई थी? रेस्टोरेशन एज के दौरान। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 97, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 बाई ऑस्कर वाइल्ड सैटाइरिसेस द सेक्सुअल hypocrisy of Victorian morality, the contemporary royal dynasty, Elizabethan dramatist या none of the above? So answer will be right here A, the sexual hypocrisy of Victorian morality। क्या है? importance of being earnest 1895। ठीक है, ये किसने लिखा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 98,
William by Shirley William Congreve, and Oliver Goldsmith and Richard Brinsley Sheridan are the writer of Comedy of Humor, Comedy of Manner, Comedy of Situation, none of the above. So answer will be right here, B, Comedy of Manners. किसके राइटर हैं ये सभी? Comedy of Manners के. So next question है, the term Comedy of Meanek, which British drama critic Irving Wardle based on the subtitle of The Lunatic View, A Comedy of Meanek 1958 by David Campton, is a jocular play on words derived from the comedy of manners, comedy of humors, comedy of sentiments या comedy of emotions. 99 का हो जाएगा गाइस आंसर ए, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 100, a fanciful image or startling comparison showing dissimilar similarity is called metaphor, conceit, imagery या simile. सो आंसर विल बी राइट हियर कंसीट. क्या होता है? अ फैंसीफुल इमेज, एक मतलब बढ़िया खूबसूरत इमेज. स्टार्टलिंग कंपैरिजन, कंपैरिजन भी करती है. शोइंग डिसिमिलर सिमिलरिटी, ठीक है, डिसिमिलर सिमिलरिटी भी होती है उसमें, दैट इज कंसीट. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 101. देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है उससे रिपीट हो रहे हैं. आई हैव अ प्रोफाउंड, ये वाला मैंने कराया है, फर्स्ट नंबर का ही क्वेश्चन है. सो सैजासिटी हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा इसका आंसर राइट, ठीक है, बी है इसका. सो अलर्ट का हो जाएगा वॉचफुल. सो चूज द टू लूज फेस, टू बी ह्यूमिलिएटेड हो जाएगा. ये सारे मैंने करा रखे हैं. फर्स्ट चैप्टर अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. मैन ऑफ ऑड हैबिट्स को एक्सेंट्रिक कहते हैं, लैक ऑफ इनफ ब्लड को एनीमिया कहते हैं गाइस. सो सी हो जाएगा इसका. ये सभी मैंने करा रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट तो आप जाकर देख सकते हैं. एंकस का होता है कंफर्ट, ठीक है. असिस्टेंस का हो जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि एंटोनिम पूछे हैं इसमें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 108. इसमें वनरस का पूछा है. सो वनरस का होता है, इसमें भी एंटोनिम पूछा, सो इसका इजी हो जाएगा. ठीक है. रेलिंक्विस का होता है पोजेस, तो ये हो जाएगा. ये मैंने सारे करा रखे हैं गाइस, इसलिए मैं सिर्फ आंसर आपको बताती जा रही हूँ. नेक्स्ट है 1010, वो 1110 है, इसको हम कहते हैं, देखिए ये भी करा दिया. हरिंग अलोंग द रोड और पासिंग बस नॉक्ड हिम डाउन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. हरिंग अलोंग द रोड ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ पासिंग बस, ठीक है. 1110 का हो जाएगा आपका आंसर ए ही राइट हो जाएगा. ये जो मैं बता रही हूँ यही है इसका. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1111 है. पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर प्रोन टू, ठीक है, ये भी करा दिया है मैंने. वी मस्ट ट्राई डैश क्रिएट बेटर एंड सेफर अर्बन लाइफ. सो इसमें भी 2 हो जाएगा, ये भी करा रखा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 13. आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो. माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाई मी. सो इसमें क्या पूछा, एक्टिव वॉइस बताना है, ठीक है. I shall always remember my first visit to Hyderabad. It will be right here. So answer will be right here A. So next question है 114. Wish you a happy birthday, John said to me. Identify correct indirect form of the above sentence. इसमें indirect form बतानी है. So यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, John wished me a happy birthday. Okay. So next question है 15. Identify the correct indirect form of the following direct speech. The geologist said the earth revolves around the sun. ठीक है, ही सन नहीं है, वो द सन है, ये मिस्टेक है. The geologist told that the earth revolves around the sun. So इसका भी यही राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. सो सेम रहेगा, ठीक है, बस आगे का चेंज हो जाएगा रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16. इसमें अभोर, अभोर का मतलब होता है क्या, इसमें एंटोनिम पूछा है अभोर का. सो अभोर मीन्स होता है घृणा करना, और ये इसका हो जाएगा लव. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. बोथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड शॉर्टली. बोथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सिनोनिम. एम्स आर ऑफ जनरल नेचर वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर
specific. D, realization of objectives is not possible, so it will be your right C. Aims are general nature while objectives are specific. Okay, so next question है dexterous. dexterous का मतलब क्या होता है, सिनोनिम पूछा है इसका. सो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनकम्पोटेंट, इनकम्पिटेंट, स्किलफुल, डल या नन. सो इट विल बी हियर स्किलफुल. ओके, dexterous का मतलब होता है स्किलफुल. अ शॉर्ट स्टोरी शुड बी फिनिश्ड इन वन सिटिंग, ये मैंने करा दिया पहले. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, choose the most appropriate alternative that may replace the underlined portion. I the following sentence: he does unpaid work for the Red Cross. Honorary, honorific, honorable या honest. So it will be here right A, honorary. ठीक है, honorary वर्क करता है वो. ठीक है, सो इसका सिनोनिम पूछा. सेल का मतलब होता है अटैक करना, ये भी करा चुकी हूँ मैं. प्लॉजिबल का मतलब होता है बिलीवेबल. ठीक है, सो 123 का हो जाएगा गार्निश. गार्निश का मतलब होता है यहाँ पे, ये भी फर्स्ट में प्रैक्टिस सेट में करा चुकी हूँ आपको, तो इसलिए डायरेक्ट इसका भी आंसर बता रही हूँ. इसका होता है टू अडोन. ओके, मतलब गार्निश करना, टू अडोन करना, इसको क्या कर रहे हैं हम, डेकोरेट कर रहे हैं. ओके, सो इट विल बी हियर ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट यूजिंग टू. ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, ये भी करा चुकी हूँ मैं. सो आंसर बता देती हूँ आपको, ए हो जाएगा. ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब. सो गाइस लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का. फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. The minister promised to look the grievance after into in या over. So answer will be right here. Answer will be right here. So guys इसका आंसर हो जाएगा बी. आंसर बी राइट है, इनटू. ओके, द मिनिस्टर प्रोमिस्ड टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस. ओके, सो गाइस ये तो थे इस प्रैक्टिस सेट के हमारे 125 क्वेश्चंस. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो पर शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें. अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब किया करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके. और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, जिससे कि मैं आगे भी और आपके लिए ऐसी वीडियोज़ प्रोवाइड करती रहूँ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू.